प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर्स के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग इस बार 20 फरवरी को अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो और ये क्लास आप लोग के लिए आज सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। जी हाँ, दीपक सर के बुलेट पॉइंट्स। अगर 20 फरवरी को अपने बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, गर्दा उड़ाना है, फोड़ करके आना है, तो आज की क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि मैंने मेरे भाई रात दिन जाग करके ये बुलेट पॉइंट्स तैयार किए हैं, जिसको अगर तुम पढ़ लोगे, एक बार ये वीडियो देख लोगे, तो तुमसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वो तुम्हारे एमसीक्यूज का हो, चाहे वो तुम्हारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर का हो। मतलब मैंने इस प्रकार से उसे तैयार किया गया है कि अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, वीडियो को प्रॉपर पूरा देखेंगे, तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। मैं यहां पर आपको यहां पर गारंटी दे रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से भाई बहनों, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और इस बुलेट पॉइंट्स को कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लेना, ताकि 20 फरवरी के पहले तुम इतना ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज रहो कि तुम्हें पेपर देख करके उसे उड़ाने का मन करे और अपने नाम का डंका बजाने का मन करे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। हम आज पूरा एसएसटी यहां कंप्लीट करेंगे विथ बुलेट पॉइंट्स। हम यहां पर पूरा एसएसटी कंप्लीट करने वाले हैं विथ बुलेट पॉइंट्स। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास की बात करते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी मेरे भाई? तो ये आपकी हुई थी 1848 में, है ना, याद रखना। अगला कह रहा है कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। नेक्स्ट कह रहा है 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो बेटा असीमित राजतंत्र था। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था मेरे भाई? तो उसका संबंध फ्रांस से था। अगला कह रहा है फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी? तो 1804 में। ये वही साल है जिस साल नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां पर देखा जाता है मेरे भाई? तो कहां पर? आपके फ्रांस में। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कहां से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति वो इवेंट था जिसने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। आपने शब्द सुने होंगे, है ना, क्या बोलते हैं उसमें कि बंधुत्व की भावना कहां से आती है मेरे भाई? तो वो भी आपके फ्रांस से ही आती है। समानता, स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है जॉलबैरन का गठन कब किया गया था? तो 1834 में। नेक्स्ट कह रहा है कि नेपोलियन कब हारा था? तो बैटल ऑफ वाटरलू में 1815। ये वही साल है जिस साल वियना कांग्रेस भी हो रही है। फिर वियना कांग्रेस का वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी मेरे भाई? तो मेटरनिक ने। इसका पूरा नाम था ड्विक मेटरनिक। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला कह रहा है यंग यूरोप। चाहे आपसे पूछा जाए यंग यूरोप या आपसे पूछा जाए यंग इटली, इन दोनों के संस्थापक कौन है मेरे भाई? तो आपके जोसेफ मेजनी महोदय। ठीक है, फिर यूरोप में विद्रोह कब होता है मेरे भाई? तो जुलाई 1803 में, है ना। इसको कहते हैं क्रांतियों का युग, है ना, क्रांतियों का दौर 1830, है ना, याद रखिएगा। अगला कह रहा है राष्ट्रवाद की पहले व्यक्ति, हमें पता है कि फ्रांसीसी क्रांति। ग्रीस में स्वतंत्रता के संघर्ष कब से प्रारंभ होता है मेरे भाई? तो 1821, है ना। संघर्ष कब से प्रारंभ होता है यूनान में? तो 1821। अगला क्या कह रहा है यूरोप में किस दशक में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो 1830 का वो दशक था। अगला कह रहा है कि जर्मन संस्कृति में बोक्सविट्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो राष्ट्र होता है। फिर कह रहा है कि ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध कहां से है मेरे भाई? तो बिस्मार्क महोदय आपके संबंधित है जर्मनी से। ठीक है, अगर जर्मनी की यूनाइटिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें भी नाम आता है क्या? ऑटोमन बिस्मार्क का। ठीक है बेटा। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लौह की नीति देने वाला कौन था मेरे भाई? तो उसका नाम था आपका ऑटोमन बिस्मार्क। अगला कह रहा है विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट कब बना था मेरे भाई? तो जनवरी 1871 में। नेक्स्ट क्या कह रहा है इटली का यूनाइटिफिकेशन कब होता है मेरे भाई? तो 1861 में हुआ था, लेकिन इसका अंतिम जो यूनाइटिफिकेशन हुआ था वो 1870 से लेकर के 71 के दशक में हुआ था। तब क्या किया था? रोम को कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मेरे भाई आपकी कुछ महत्वपूर्ण टाइमलाइन है। अगली आपकी मेरे भाई कुछ महत्वपूर्ण टाइमलाइन है, जैसे 1688 है इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई थी, है ना। 1756-63 में इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध काल हुआ था। फिर 1769 है जब बेटा नेपोलियन का जन्म होता है। फिर 1789 राष्ट्रवाद के प्रथम दर्शन और फ्रांस की क्रांति। अगला क्या कह रहा है 1793 लुईस होल्वे को फांसी दी गई थी। फिर 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हो गई थी। अगला कह रहा है 1804 फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बनता है और नेपोलियन कोड आता है। ठीक है, अगला 1814 से लेकर 1850 बैटल ऑफ वाटरलू और वियना कांग्रेस। ठीक है, फिर यही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्या है 1854 क्रीमिया का युद्ध और 1859-70 इटली का यूनाइटिफिकेशन। ठीक है, ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगला क्या कहते हैं, अगला क्या लिखा है 1866 से 71 जर्मनी का यूनाइटिफिकेशन। अगला कह रहा है वर्ष 1905 हैम्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद का उदय, है ना बेटा, ये जो बाल्कन राष्ट्र वाला ना उसकी टाइमलाइन याद कर लेना, प्रश्न दोबारा आता है वहां से। अगला कह रहा है वर्ष 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ, ठीक है। चलिए अब आपका यहां से आता है भारत में राष्ट्रवाद, है ना, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914, हमें डेट याद होनी चाहिए। फिर राष्ट्रपिता कौन है मेरे भाई, तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था साल 1917, साल मेरे भाई क्या था 1917। अगला कह रहा है वर्ष 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में होता है मेरे भाई, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। फिर कह रहा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण कहते हैं मेरे भाई, तो रॉलेट एक्ट। अब देखना अगर ऑप्शन में रॉलेट एक्ट नहीं दिया होगा तो जलियांवाला बाग दिया होगा, तो आप वो भी लगा सकते हैं, मतलब हत्याकांड है। फिर अगला कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है मेरे भाई, तो मेरे भाई ये आपका हुआ था वर्ष 1919 में, है ना। जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और प्रश्न पूछेगा कि जलियांवाला बाग है कहां पर, तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी आफ्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय ने। अगला कह रहा है वर्ष 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग को एक्सेप्टेंस मिली थी मेरे भाई, तो नागपुर अधिवेशन, है ना, नागपुर अधिवेशन। और एक स्पेशल अधिवेशन किया गया था सितंबर 1920 में, कहां, कलकत्ता में, टाइमलाइन याद रखिएगा। अगला कह रहा है भैया चौरी चौरा कांड कब होता है मेरे भाई, तो वर्ष 1920 में। अच्छा ये जगह कहां पर है चौरी चौरा, तो बेटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट कह रहा है साइमन कमीशन कब हिंदुस्तान आया था, तो 1928 में आया था। अब अगर प्रश्न पूछे कि इसका गठन कब हुआ था, ये भी तो पूछ सकता है ना, इसका गठन कब हुआ था बेटा, गठन हुआ था 1927 में। इसे क्या कहते थे, तो व्हाइट कमीशन कहते थे, श्वेत आयोग कहा जाता था। अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर की थी, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1929 में, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। फिर भैया आपका आ जाता है सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नागरिक अवज्ञा आंदोलन साल 1930, है ना, साल 1930, ठीक है। अगला कह रहा है पूना समझौते में हस्ताक्षर कब होते मेरे भाई, तो वर्ष 1932 में, 24 सितंबर 1932 की एग्जैक्ट डेट है। अगला कह रहा है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इनकी किताब पूछी जाती है, याद रखिएगा, इनकी बुक पूछी जाती है, उसका नाम था आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक है। इनकी जो किताब थी मेरे भाई उसका नाम था आनंद मठ, ठीक है। अगला कह रहा है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अब यहीं पर एक और देख लो, एक किताब आपसे और पूछी जाएगी, उसका नाम है हिंद स्वराज, बिल्कुल याद रख लेना। एक किताब आपसे और पूछी जाएगी, उसका नाम मेरे भाई क्या है, उसका नाम आपका हिंद स्वराज। तो बेटा हिंद स्वराज याद रखना किसकी बुक है मेरे भाई, तो महात्मा गांधी जी की। हिंद स्वराज मेरे भाई किसकी किताब है मेरे भाई, तो महात्मा गांधी जी की किताब है। वर्ष 1909 में इन्होंने लिखी थी, वर्ष 1909 में लिखी थी। और सबसे पहले असहयोग की बात यहीं पर की गई थी, सबसे पहले मेरे भाई मेरे लाल असहयोग की बात यहीं पर की गई थी, ना, याद रखना, प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है ना। चलिए अब देखिए यहां की कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है 1914 से 1918 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। अगला कह रहा है वर्ष 1915 महात्मा गांधी जी हिंदुस्तान आते, कहां से आते, तो साउथ अफ्रीका से आते, ठीक है, लिखा होगा। अगला कह रहा है वर्ष 1917 तो चंपारण मूवमेंट, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का हिंदुस्तान में किया गया पहला आंदोलन। फिर 1918 मेरे भाई तो खेड़ा और अहमदाबाद, खेड़ा और मेरे भाई क्या, खेड़ा और अहमदाबाद, है ना, खेड़ा और अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है मार्च 1931 तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और यहीं पर आप देखेंगे तो गांधी इरविन समझौता होता है, दिल्ली पैक्ट होता है ना, दिल्ली पैक्ट, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो 5 मार्च 1931 गांधी में समझौता है, उसी को आप लोग दिल्ली पैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है वर्ष 1932 तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ हुआ था और 1934 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। फिर 1939-45 सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है ना, द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है। अगला कह रहा है वर्ष 1942 तो क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो और डू और डाई का नारा दिया गया था। फिर 1947 हिंदुस्तान आजाद बनता है और 1950 में भारत में संविधान तैयार, संविधान लागू होता है, ठीक है। चलो अगला कहता है, अगला मेरे भाई आपका है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें आपको बहुत कम टाइमलाइन याद करनी, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी है जो आपके पेपर में आ सकती है। जैसे आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था मेरे भाई, तो 45 से 49 का वो पूरा क्या बोलते हैं एक समय पीरियड था, ठीक है। फिर कॉर्न लॉ किस देश में मेरे भाई आया था, तो कॉर्न लॉ मेरे भाई मक्का से संबंधित है और ये आया था कहां मेरे भाई, तो ब्रिटेन में, है ना, ये संबंधित मक्का से है मेरे भाई। और आया कहां था बेटा भाई, ये आपका आया था ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास कब होता है मेरे भाई, तो
1890 में हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास 1890 में हुआ था। रिंडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो बेटा इसे मवेशी प्लेग कहते हैं, इसे मेरे भाई हम लोग मवेशी प्लेग कहते हैं। कहां पर फैला था? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि मेरे भाई जो रिंडर पेस्ट है ये कहां पर फैला था, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलो अगला अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की बात कर रहा है, तो वर्ष 1944 में। फिर अगला कह रहा है कि अफीम कहां से निर्यात होता था मेरे भाई? तो चाइना से, है ना, चाइना से। ठीक है, फिर अगला कह रहा है नील कहां पर निर्यात किया जाता है मेरे भाई? तो ब्रिटेन में, है ना, नील कहां पर था मेरे भाई? तो ब्रिटेन में। फिर कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो 1914 से 1918, टाइमलाइन याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे मेरे भाई? तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था और अमेरिका था, है ना, मित्र राष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये मेरे भाई कौन थे मेरे भाई? तो ये आपके सेंट्रल अलायंस थे, मध्य शक्तियां थी या फिर धुरी राष्ट्र थे। फिर हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहां पर की थी? तो डेट्रॉइट में की थी। ठीक है, अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो न्यू हैम्पशायर में हुआ था, न्यू हैम्पशायर में हुआ था। अगला कह रहा है ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संतानें, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कौन कौन है? तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ मेरे भाई और आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पर की गई थी? साल 2025 में बेटा देखो क्वेश्चन आया था, तो कहां पर मेरे भाई? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, विकासशील राष्ट्र ने कौन सा संगठन बनाया था मेरे भाई? तो G77 बनाया था। स्टार लगा लो, ये प्रश्न हो सकता है इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, हालांकि आएगा तो इसमें से सारा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है बेटा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है क्या? बुलेट पॉइंट्स, कि पेपर में जाने के पहले 2-3 बार इसका रिवीजन कर लेना, और विश्वास मानना तुमसे एक भी प्रश्न नहीं हटेगा, तुमसे एक भी प्रश्न इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा, विश्वास रख लो। ठीक है, अगला आपका आता है मेरे भाई यहां की कुछ टाइमलाइन। तो 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। ठीक है, फिर 19th सेंचुरी श्रमिकों की अनुबंध व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, और 19th सेंचुरी को हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग एरा ऑफ इन्वेंशन भी कहते थे। फिर 1820 चीन के साथ अफीम का व्यापार शुरू हुआ। फिर 1860 संसार के बंदरगाह में बड़े बड़े एम्पोरियम खोले गए, है ना। प्रश्न आ सकता है कि एम्पोरियम की स्थापना कब से स्टार्ट हुई थी? तो 60 के दशक से। फिर 1885 यूरोप की शक्तियों ने बर्लिन में बैठक की थी, और क्या किया था? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को आपस में बांट लिया था। याद रखना 1885 इस ईयर में बेटा हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? तो आईएनसी की स्थापना हो रही है। कौन कर रहा है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कर रहा है। अगला 1890 अफ्रीका में रिंडर पेस्ट, मवेशी प्लेग फैल रहा है। फिर 19th सेंचुरी का अंत, उपनिवेशवाद का विस्तार हो रहा है, हमने देखा। फिर 14 से 18 फिर वापस आ गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिर 1929 आर्थिक मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। फिर 49 में चीन की क्रांति होती है, और 70 में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है? एशिया में अपना विस्तार करती है। ठीक है, चलो अगला आपका आता है चैप्टर नंबर 4, औद्योगिकरण। अब यहां पर क्या है कि कपास आधारित उद्योग की स्थापना पहली कहां पर हुई थी? अगर हम देखा जाए तो जो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री वो सबसे पहले कहां पर लगाई गई थी? तो आपके ब्रिटेन में लगाई गई थी। ठीक है, अगला कह रहा है 1871 में भाप इंजन का पेटेंट किसने करवाया था मेरे भाई? तो जेम्स वाट ने। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट महोदय ने किया था। अगला कह रहा है श्रमिकों का नई प्रौद्योगिक विरुद्ध होने का क्या रीजन था? आखिर जो श्रमिक थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि टेक्नोलॉजी का विस्तार हो? तो मेरे भाई बेरोजगारी, है ना, अगर मशीन आ जाएंगी तो लोगों का रोजगार छीन लिया जाएगा। अगला कह रहा है भारतीय व्यापार पर किसकी मोनोपोली थी मेरे भाई? तो हमें बताए कि भारत क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो उनकी मोनोपोली होगी। अगला कह रहा है गुमास्ता का क्या कार्य था मेरे भाई? तो कपड़े की गुणवत्ता जांच करना, और यही गुमास्ता था जिनसे भारतीय बुनकरों को क्या होता था? टकराव होता रहता था। फिर कह रहा है मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल कब लगाई गई थी? तो 1874 में लगाई गई थी। देखो याद रखो, यहां पर कताई और बुनाई मिल की बात कर रहा है, कपास उद्योग की बात नहीं कर रहा है, कॉटन इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा है, याद रखना, है ना, फर्क है दोनों में। फिर कह रहा है भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र आयरन एंड स्टील कहां पर स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में, है ना, जमशेदपुर में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्टील इंडस्ट्री भी कहते हैं, या स्टील स्टेट भी, स्टील डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर बड़े उद्योग कहां पर स्थापित किए गए थे मेरे भाई? तो बंगाल में स्थापित किए गए थे। बंगाल बहुत रिच हुआ करता था अपने समय पर। फिर 20th सेंचुरी में किस नई तकनीक को अपनाया गया था? तो फ्लाई शटल, है ना, कताई करने के लिए किसको अपनाया गया था? तो फ्लाई शटल को। ठीक है, अब यहां की देखो क्या टाइमलाइन है। तो 1730 इंग्लैंड में सर्वप्रथम कारखाने खोले गए थे 1730 में। फिर 1764 जेम्स हारगिव ने स्पेनिंग जेनी बनाया था। जेम्स हारगिव ने क्या बनाया था मेरे भाई? तो स्पिनिंग जेनी बनाया था। इंपॉर्टेंट ना, आप लोग देख चुके होंगे।
अगला 1853 भारत में रेलवे का आगमन। हिंदुस्तान में पहली रेलवे कब चलाई गई थी? तो 1853 में। कौन किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। फिर 1854 बंबई में पहली कपड़ा मिल, बोला ना कॉटन इंडस्ट्री अलग है, कताई बुनाई मिल अलग है, 1854। फिर 1855 बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी 1855 में। फिर 1860 कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है ना, कानपुर में आपके एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 1874 मद्रास में क्या लगाई गई थी? कताई बुनाई की मिल लगाई गई थी। फिर 1917 हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की गई थी। 1917 में हुकुमचंद के द्वारा कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका आता है चैप्टर नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें क्या देखिए, तो सबसे पहले मुद्रण तकनीक चाइना में कब आई? तो ईसा 594 मतलब 594 ईस्वी में। फिर जापान की प्रसिद्ध पुस्तक डायमंड सूट की छपाई कब हुई थी? तो 868 ईस्वी में। फिर जर्मन में भाई योहान गुटनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बाइबल, है ना, क्या मेरे भाई? बाइबल, ठीक है, लिखा है यहां पर। फिर पेनी चैप बुक क्या थी मेरे भाई? तो सस्ती किताबें हुआ करती थी ना, मतलब जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग उसको खरीद के पढ़ा करते थे। फिर बाल पुस्तक छापने की प्रेस सबसे पहले कहां पर लगाई गई थी? तो फ्रांस में लगाई गई थी, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बाल पुस्तक छापी गई थी वो कहां पर छापी गई थी? तो आपके फ्रांस में। अगला कह रहा है 1821 में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन है? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किस वायसराय ने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। अब यहीं पर एक और देख लो, 1878 में इसको लागू किया जा रहा है, अब इसको हटाया कब जा रहा है? इसको हटाया कब जा रहा है मेरे भाई? तो 1882 किसने हटाया था मेरे भाई? तो आपके लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। चलिए अब देखिए टाइमलाइन देख लीजिए, तो 594 ईस्वी चीन में क्या आती है? तो मुद्रण संस्कृति आती है। फिर 768 और 770 चीनी बौद्ध प्रचारक इस तकनीक को लेकर के जापान जाते हैं, ठीक है। फिर 868 जापान में पहली किताब छापी जाती है जिसका नाम था डायमंड सूत्र। अगला कह रहा है 1295 मार्को पोलो चीन से इटली जाता है और अपने साथ प्रिंट टेक्नोलॉजी को लेकर के जाता है। फिर 1430 गुटेनबर्ग ने क्या किया था? नवीन तकनीकी की खोज कर ली थी। 579 कैथोलिक पुजारियों ने कोचीन में पहली तमिल किताब छापी थी, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, 579। फिर 1674 कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छापी गई। फिर 1713 पहली मलयालम किताब छापी गई थी। फिर 1810 रामचरितमानस का संस्करण सबसे पहले निकाला गया था। फिर 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर 1867 देवबंद सेमिनारी की स्थापना। फिर देखो यहां लिखा हुआ 1878-1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, और मेरे भाई उसका जो हटाया गया था, ठीक है, देख लेना इसको। चलिए अब आपका मेरे भाई आता है क्या? भूगोल। अब आप लोग का आता है भूगोल। हमने हिस्ट्री की टाइमलाइन याद कर ली, हिस्ट्री में इससे ज्यादा आपकी टाइमलाइन नहीं पूछी जाएगी, और जो जो मैंने बुलेट पॉइंट बनाए हैं बस इतना तुम लोग पढ़ लेना, तुमसे तुम्हारे एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। विश्वास मानो, इस वाले वीडियो कम से कम 2 बार जरूर देखना, और अगर तुमने इसको पूरा पढ़ लिया तो इसके इतर तुमसे तुम्हारे बोर्ड में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, है ना, विश्वास मानो, है ना, विश्वास मानो इतना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आते हैं भूगोल के पास में, क्योंकि मैं अगर कुछ बता रहा हूं ना तो इसका मतलब समझो मैं एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं, बोर्ड वाले इसके ऊपर नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। चलिए आता है आपका संसाधन विकास। क्या कहता है? भूमि किस प्रकार का संसाधन है भाई? तो भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है ना, भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन। अगला कह रहा है अजैविक संसाधन क्या मेरे भाई? तो चट्टाने हैं, और अगर जैव पूछ लेगा तो मनुष्य। फिर संभावित संसाधन मेरे भाई क्या है? तो आपका पवन ऊर्जा। फिर सोपानी खेती कहां पर की जाती है भाई? जिसको हम लोग कहते हैं सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग, तो कहां पर होती है मेरे भाई? ये आपके होती है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो हमारे देश में वनों के लिए कितना प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित मेरे भाई? तो लगभग 33%। फिर अत्यधिक निक्षालन से कौन सी मिट्टी बनती है भाई? तो लेटराइट सॉइल बनती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है, तो आप लगाएंगे जलोढ़, है ना, एलुवियल। अगला कह रहा है, देखो आ गया, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी मेरे भाई? तो आपकी एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा उपजाऊ है ना। अगला कह रहा है जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है भाई? तो मैदानी क्षेत्रों में। इसको बोलते हैं जल को ओढ़ने वाली मृदा, है ना, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, है ना, इसका जो पूरा कैचमेंट एरिया वहां पर आपको ये मृदा देखने मिलेगी। फिर क्या पृथ्वी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो 1992 में। कहां पर? ब्राजील में, है ना, ब्राजील में, और ब्राजील का शहर था रियो डी जेनेरियो, ठीक है।
अगला कह रहा है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था मेरे भाई, तो वन संरक्षण था। फिर अगला कह रहा है बाघ परियोजना की शुरुआत कहां पर की गई थी मेरे भाई, तो बेटा ये की गई थी आपकी वर्ष 1973 में। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मेरे भाई जो बाघ आंदोलन है इसके पहले कौन सा अधिनियम आया था मेरे भाई, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था सन 1972 में, है ना, सन 1972 में। फिर अगला कह रहा है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है मेरे भाई, तो आपकी राजस्थान में है। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गया भारतीय वन्यजीव अधिनियम, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फिर अगला कह रहा है वन महोत्सव कब से स्टार्ट हुआ मेरे भाई, तो 1950 से वन महोत्सव आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है भाई, तो पता है हमको कि समुद्री जल सर्वाधिक खारा होता है। अगला कह रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में कितना भाग मीठे पानी का है मेरे भाई, तो 2.5% भाग कितना है मेरे भाई, तो मीठे पानी का है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी मेरे भाई, तो आप लगाएंगे वुलर झील, है ना, लिख लेना वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर खारे पानी की बात आ जाए तो खारे पानी में आप लगाएंगे चिल्का झील। चिल्का झील ना केवल इंडिया की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। यहीं पर आपको कौन मिलता है, यहीं पर आपको मिलते हैं ऑलिव रिडले टर्टल, याद रखिएगा ऑलिव रिडले टर्टल आपको यहीं पर मिलते हैं, है ना, ऑलिव रिडले टर्टल आपको यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्वास मानिए अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं ना तो, है ना, बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। नए नए लोग आए हैं और एसएसटी का पेपर कराना चाहते हैं क्यों भाई लाडले, हमसे सीखोगे है ना। चलिए कोई बात नहीं, होते हैं, पढ़िए बस, आप हमसे पढ़ लीजिए, ठीक है, इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भैया बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था मेरे भाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने, है ना। अगला कह रहा है सरदार सरोवर बांध कहां पर बना मेरे भाई, तो आपके नर्मदा नदी बना हुआ गुजरात में। ठीक है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी मेरे भाई, तो आपके दामोदर घाटी परियोजना, है ना, इसको कहते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी कहते हैं। अच्छा, टिहरी बांध की बात करें मेरे भाई, तो मेरे भाई ये बना आपके कहां पर, भागीरथी नदी पर बना हुआ उत्तराखंड में। अगला कह रहा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहां पर है मेरे भाई, तो आपके आंध्रा और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। नदी कौन सी, तो आपकी कृष्णा रिवर हो जाएगी। फिर सलाल बांध मेरे भाई, तो चिनाब नदी पर, जहां जम्मू कश्मीर में, है ना, J&K। ठीक है, अगला कह रहा है कोयना नदी मेरे भाई, तो कृष्णा। ठीक है, चलो अगला कह रहा है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या मेरे भाई, तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत आपका एग्रीकल्चर है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत मेरे भाई क्या, तो आपका एग्रीकल्चर है। कर्तन और दहन कृषि मेरे भाई कहां पर होती है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में इसी प्रकार की एग्रीकल्चर होती है, तो आप लगा दीजिएगा, है ना। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि मेरे भाई, तो रोपड़, है ना। अगला कह रहा है राबी क्रॉप को कब बोया जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर, काटें कब, मार्च अप्रैल। ठीक है, फिर बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हो रहा है मेरे भाई, तो आपके राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, तरबूज और खीरा किस प्रकार की फसल मेरे भाई, तो ये आपकी जायद क्रॉप है। और अगर पूछा जाए धान, तो धान आपकी खारिफ क्रॉप है। अच्छा, बाजरा किस प्रकार के अनाज का उदाहरण मेरे भाई, तो ये मोटा अनाज है। ठीक है, मोटे में आपका जौ आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, रागी आता है, बाजरा आता है। ठीक है, चलिए फिर रागी का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा मेरे भाई, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, है ना। और सर्वाधिक गेहूं कहां पर पैदा होता है, तो आपके यूपी में, है ना, आपके यूपी में। ठीक है, चावल को व्यावसायिक कृषि कहां पर माना जाता है, तो पंजाब में, है ना। पंजाब के लोग चावल को उत्पादन करते हैं किस लिए, बेचने के लिए। ठीक है, अगला आपका मेरे भाई आता है खनिज संसाधन वाला। अब पूछा जा रहा है कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हो रहा है मेरे भाई, तो आपके एमपी में हो रहा है। अगर बॉक्साइट का अयस्क की बात पूछ लिया जाए, अगर पूछा जाए कि बॉक्साइट का अयस्क क्या है मेरे भाई, तो आपका एल्यूमिनियम है, आपका एल्यूमिनियम है। बॉक्साइट का सबसे उत्पादन कहां पर हो रहा है, तो उड़ीसा में। ठीक है, झारखंड की कोडरमा खान किसके लिए फेमस है मेरे भाई, तो माइका मतलब अभ्रक के लिए। फिर भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो आंध्र प्रदेश में, ना, आंध्र प्रदेश में। कोलार किससे संबंधित है, सोने से। कोलार की खान कहां पर है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई हाई तो पेट्रोलियम के लिए, मुंबई हाई मेरे भाई किसके लिए, आपके लिए पेट्रोलियम के लिए। देखिए याद रखिए, मैंने इसके आगे ईयर भी मेंशन किया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन आपके ईयर में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके आए हैं, तो आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है एंथ्रासाइट का संबंध किससे मेरे भाई, तो कोयला से है। सर्वाधिक उच्च कोटि कोयला एंथ्रासाइट है ना, और ब्राउन कोल लिग्नाइट। चलिए, आधारभूत खनिज क्या है मेरे भाई, तो आपका लौ एसिड, देखो पूछा गया है, देखा पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बस इस बुलेट पॉइंट को 2 से 3 बार जरूर देख लेना, है ना। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना और मैक्सिमम टाइम अपने दोस्तों तक आप शेयर भी कर देना। इसके इतर तुमसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, विश्वास रखिएगा, है ना। चलिए अगला कह रहा है कि भारत में कोयले का उत्पादन कहां पर सबसे ज्यादा है मेरे भाई, तो झारखंड में। झरिया मेरे भाई कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है मेरे भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए। अंकलेश्वर गुजरात में प्रसिद्ध है किसके लिए, खनिज तेल के लिए। ठीक है, रानीगंज मेरे भाई कोयले खान कहां पर, आपके पश्चिम बंगाल में। यही से आपकी मैपिंग भी आ जाएगी, है ना। चलिए अगला मेरे भाई आपका क्या है, विनिर्माण है। क्या कह रहा है कि सूती वस्त्र का उद्योग, एग्रीकल्चर। पूछा जाता है कि
कृषि पर आधारित किसी उद्योग को बताइए, तो आप बता सकते हैं क्या, एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला कह रहा है भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन क्या कहलाता है मेरे भाई, तो आपका अहमदाबाद कहलाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या मेरे भाई, तो आपका कानपुर है। यूपी का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में, हमको पता है कि भिलाई हमारे छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, अगला कह रहा है राउरकेला, राउरकेला मेरे भाई कहां पर है, राउरकेला हमारे उड़ीसा में है। राउरकेला हमारे कहां मेरे भाई, तो उड़ीसा में आती है। ठीक है, इस्पात नगरी किसको कहा जाता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपके जमशेदपुर को, है ना, जमशेदपुर को। ठीक है, अगला कह रहा है श्वसन संबंधी समस्याएं किस प्रदूषण के कारण होती है। हमको पता है कि हम सांस तब नहीं ले पाते जब वायु में क्या होता है, तो प्रदूषण होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन कितने चरणों में किया जा सकता है भाई, तो 3 चरणों में। कितने चरणों में भाई, तो 3 चरणों में हम लोग इसका अब क्या कर सकते भैया, तो शोधन कर सकते हैं। अगला क्या, चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है मेरे भाई, तो हमें पता है सीमेंट, है ना, सीमेंट के लिए, है ना, लाइमस्टोन सीमेंट के लिए। चलो अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या कह रहा है, पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा जुड़ने स्थान कौन सा मेरे भाई, तो सिलचर से पोरबंदर, है ना। पूर्व और पश्चिम के गलियारे के 2 स्थान क्या मेरे भाई, तो सिलचर आपके ईस्ट में, पोरबंदर आपके वेस्ट में। अगला कह रहा है पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन क्या हो सकता है, तो कांडला, है ना, कांडला। पूर्वी तट की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ना 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 ना, हमारे जो ऑपरेटर महोदय इन्होंने यहां पर कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। यहां पर कांडला नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर आपका होगा पारादीप, है ना। देखो यहां पर आपका मेरे भाई को होगा पारादीप हो जाएगा, है ना। यहां लिख लीजिए भैया, इसको करेक्ट करिएगा भैया, यहां पर होगा आपका पारादीप, कभी कभी हो जाता है ना, पारादीप हो जाएगा। अगर मेरे भाई ये आपसे पश्चिम का पूछता, अगर मेरे भाई ये आपसे पश्चिम का पूछ रहा होता, अगर मेरे भाई ये आपसे पश्चिम के बंदरगाह की बात कर रहा होता, तो आप लगाते क्या, कांडला। कांडला मेरे भाई कहाँ है, कांडला आपका गुजरात पड़ता है। ठीक है, कांडला आपका मेरे दोस्त कहां पर पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न मैपिंग में भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। मतलब कि ऐसे प्रश्न, ये मैं बुलेट पॉइंट्स बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, कि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे, चाहे वो आपके मैपिंग में आ जाए, चाहे वो आपके एमसीक्यूज में आ जाए, चाहे उससे वो कोई भी शॉर्ट आंसर बनाए। अगर आपको टाइमलाइन याद होगी, अगर आपको फैक्ट याद होंगे, तो आप अपने क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। बोल रहा है कि 2 राज्यों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है भाई, तो राष्ट्रीय व्यापार। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है भाई, तो हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1, है ना, NW नंबर 1 कहते हैं, NW नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था भाई, तो 1953 में, वर्ष 1953 में। ठीक है, अगला कह रहा है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर है भाई, तो मुंबई में है। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR का मुख्यालय मेरे भाई कहां पर है, तो आप लगाएंगे क्या, प्रयागराज। ठीक बा भैया, आप लगा देंगे हमारा प्रयागराज, है ना, यहां पर आपके NCR का मुख्यालय है। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि संचार का माध्यम क्या है भाई, तो दूरदर्शन संचार का माध्यम है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदेशी व्यापार क्या होता है, 2 देशों के बीच का व्यापार हमारा विदेशी व्यापार कहलाता है। अगला कह रहा है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होता है मेरे भाई, तो जल मार्ग से या समुद्री मार्ग से, है ना, जल मार्ग से या फिर समुद्री मार्ग से अधिकतर हमारा क्या होता है, तो व्यवसाय होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला देखिए आपका आगे नागरिक शास्त्र। अब हम लोग ने अपने 3rd सेगमेंट तरफ आ चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नागरिक शास्त्र। क्या कह रहा है मेरे भाई, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में आता है मेरे भाई, तो पश्चिमी भाग में आता है ना। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आता है। फिर कह रहा है बेल्जियम में कितने % आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है, तो लगभग 80% आबादी। यहां पर बेल्जियम की जगह आप लगा दीजिएगा ब्रुसेल्स, है ना, ये ब्रुसेल्स की बात कर रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है श्रीलंका फ्री कब होता है भाई, तो श्रीलंका आपका 1948 में, 47 में हिंदुस्तान, 48 में श्रीलंका फ्री हो चुके थे, है ना। बेल्जियम की राजधानी मेरे भाई क्या, तो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक कौन है, तो डच, लगभग 20% उनकी आबादी है। श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज्यादा रहते थे मेरे भाई, तो उत्तरी भाग में, है ना, उत्तर और पूर्वी भाग में, है ना, यहीं पर पड़ता है आपका जाफना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पड़ोसी मेरे भाई कौन है, तो श्रीलंका है ना। हिंदुस्तान का पड़ोसी कौन है मेरे भाई, तो श्रीलंका है। अगला कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है मेरे भाई, तो आपकी 22 भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है, और यहीं पर हिंदी आती है, जो लगभग 40% लोगों की मातृभाषा है। भारत में कुल संघीय राज कितने भाई, तो 28 है। अगर यूटीज पूछेगा तो 8 हो जाएंगी। ठीक है, फिर कह रहा है पंचायती राज की स्थापना कब हो रही है, स्थापना छोड़ो, संवैधानिक दर्जा कब दिया जा रहा है, तो 1992 में, वर्ष 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा।
अब संविधान कब लागू हुआ था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबको पता है 26 जनवरी को। ठीक है, संविधान में शिक्षा किस सूची में आती है भाई, तो समवर्ती सूची में आती है। अगर आपसे पूछा जाएगा बैंकिंग तो संघ सूची में, पुलिस तो राज्य सूची में। ठीक है, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है, तो व्यवस्था के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य सूची विषय पर कानून कौन बनाता है भैया, तो यहां पर राज्य लिखा हो तो राज्य से हो जाएगा राज्य सरकार। अगर कोई भी स्टेट पॉलिसीज है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी, नियम कानून बनाएंगी। ठीक है, राजभाषा क्या है, तो हिंदी हो जाएगी। ठीक है, अगला कह रहा है ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है, तो पंचायती राज से। इन्हीं को हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्थानीय सरकार भी कहते हैं। व्यापार किस सूची में आएगा मेरे भाई, तो व्यापार और वाणिज्य मेरे भाई आपके राज्य सूची में आते हैं, है ना। व्यापार और आपके वाणिज्य राज्य सूची में आ जाएंगे। ठीक है, राज्य सूची संबंधी मेरे भाई क्या है, तो पुलिस हो जाएगा। राज्य सूची से आपके पुलिस संबंधित हो जाएंगे। अगर मान लो पूछा जाएगा रक्षा, रक्षा मेरे भाई किसी लड़की का नाम नहीं याद रखना, है ना। विदेशी मामले, फॉरेन जो मैटर होते हैं, है ना, ये सब किसमें आएंगे भाई, ये सब आपके आ जाएंगे संघ सूची में। ठीक भाई, याद रखना ये सब आपके संघ सूची का विषय है। और लाडले पढ़ ले भाई, पढ़ ले। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है भैया, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। नारीवाद फेमिनिज्म कहते हैं, ये जो मूवमेंट था सबसे पहले कहां पर चलाया गया था मेरे भाई, ये चलाया गया था आपके मेरे भाई कहां पर, तो अमेरिका में। किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है मेरे भाई, तो आपके प्यारे हिंदुस्तान में, है ना। महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट काफी कम है राजनीतिक दृष्टिकोण देखा जाए तो। राज्य विधानसभा में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना मेरे भाई, तो लगभग 5% के आसपास देखने को मिलता है, लगभग 5% के आसपास देखने को मिलता है। अगला कह रहा है धर्म के आधार पर राजनीतिक गठबंधन किसका रूप है भाई, तो सांप्रदायिकता का। अगर हम धर्म के नाम पर राजनीतिक गठबंधन करेंगे तो हम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित होता है, तो जाति व्यवस्था पर हमें देखने को मिलता है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति क्रमशः कितनी है, अनुसूचित जाति और जनजाति में भाई क्रमशः कितनी है। देखिए यहां पर हमारे थोड़े से ऑपरेटर महोदय लगता है भाव में बह जाते हैं और कुछ तो भूल जाते हैं। अगर मेरे भाई आप अनुसूचित जाति की बात करेंगे मेरे भाई, तो ये लगभग 16% है, और जनजाति की बात करेंगे मेरे ये लगभग आपके 8% है ना। मैं यहां पर लगभग लग देता हूं, लगभग 16% और लगभग 8%, लगभग 16%, लगभग 8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कि राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा क्या है मेरे भाई, तो नेता, सक्रिय सदस्य और उनके अनुयायी, है ना, ये इसके मुख्य घटक है। अगला कह रहा है लोकतंत्र में दिखाई देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था मेरे भाई क्या है, तो आपका पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगा। अगला कह रहा है अमेरिका जैसे कुछ लोकतांत्रिक देशों में उम्मीदवार का चुनाव कैसे होता है मेरे भाई, तो राजनीतिक दल के सदस्य और समर्थक उनको चुनाव करते हैं। यहां पर द्विदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है मेरे भाई, तो ये आपके काशीराम महोदय जी हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं या फिर राजनीतिक पार्टी कहते हैं। अब कह रहे हैं कि भारत में कितनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है भाई, तो 6, पहले 8 थी अब 6 हो गई है ना। ये देखो ये आपके राजनीतिक दल है, कौन से बेटा, राष्ट्रीय, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब कह रहा है लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसका रूप कैसा माना जाता है मेरे भाई, तो सरकार, है ना। लोकतंत्र में आप लोग सरकार का गठन करते हैं। फिर व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों को समानता कहां पर मिलती है मेरे भाई, तो डेमोक्रेसी में, है ना। राजतंत्र में आपको व्यक्ति गरिमा नहीं मिलेगी, लेकिन लोकतंत्र में आपको व्यक्ति गरिमा, डिग्निटी मिलेगी। ठीक है, किसी भी निर्णय लेने के पहले प्रक्रिया का उचित पालन कहां पर होता है मेरे भाई, तो आपको पता है कि लोकतंत्र में होता है और गवर्नमेंट करती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है मेरे भाई, तो आपका प्यारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कहां पर भाई, तो जनता में। जनता में क्या है, लोकतंत्र की शक्ति का स्रोत है। फिर लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति, क्या लिखा है, लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तन करता है भाई, तो जो नागरिक होते हैं ना वो लोकतंत्र में क्या करते हैं, परिवर्तन को लाते हैं, या कहो कि सरकार को निर्मित करते, सरकार को बनाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट आपका सेगमेंट बचता है भाई क्या, इकोनॉमिक्स का। लास्ट आपका सेगमेंट क्या है, इकोनॉमिक्स का है। सोचिए मैंने विद इन 30 मिनट में आपको ये पूरा बुलेट पॉइंट कवर किया कराया है, तो 30 मिनट का समय बहुत ज्यादा नहीं होता मेरे लाल। एक बार इसको जरूर पढ़ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर कर देना, और मेरे भाई अगर कोई प्रश्न होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में बता भी देना। ठीक है लाडले, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। कह रहा है विकास का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है भाई, तो आय, है ना। आय विकास का एक प्रमुख घटक माना जाता है। फिर कह रहा है विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो आपका वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक लोगों का विकास सिर्फ इनकम के आधार पर मानता है। अगर यूएनडीपी की बात करेगा तो उसके लिए अलग अलग घटक हैं।
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो हमने देखा कि हरियाणा की सबसे ज्यादा होती है। लोगों के बीच में समान विकास का लक्ष्य क्या है भाई? तो उनकी इनकम। देश के विकास की तुलना का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है भाई? तो एवरेज इनकम, औसत आय, है ना, इसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन पेश करता है? तो यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है भाई? तो एमपी में। और सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? साक्षरता कह लो या फिर सेक्स रेशियो कह लो, वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा आपको? तो मिलेगा केरला में, है ना, केरल में। ठीक है। अब कह रहा है खनन किस प्रकार का उद्योग है, खनन किस प्रकार की व्यवस्था है? तो आप कहेंगे सर जी प्राथमिक, है ना, प्राथमिक क्षेत्र की व्यवस्था है। फिर कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। फिर सेवाएं कहां पर आती हैं? तो सेवाएं आपके टर्सरी सेक्टर में आती है, तृतीय क्षेत्र में आती हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं ना, निजी और सार्वजनिक। ठीक है। चलो, फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर डिवाइड होते हैं मेरे भाई? तो उद्योगों का स्वामित्व पर। फिर विनिर्माण मेरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग कहां पर आती है? तो सेकेंडरी सेक्टर का ये कार्य है। ठीक है। चलो, फिर विनिमय, विनिमय कम से कम कितने पक्षों में होना चाहिए मेरे भाई? तो 2 पक्षों में, है ना। आपके मुद्रा और साक्ष्य लिया गया है कि विनिमय, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, किसके लिए कम से कम 2 पक्ष होना चाहिए। फिर ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन कौन शामिल होते हैं? ऋण आपके 2 प्रकार से दिए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अगर हम औपचारिक की बात करेंगे, इसमें आपके बैंक आ जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाएंगी। ठीक है। ये आपके कॉमर्शियल बैंक आ जाएंगे। वस्तु विनिमय सिस्टम किसे कहते हैं? तो मेरे भाई प्रत्यक्ष विनिमय होता है और इसमें मुद्रा का कोई काम नहीं होता है। ठीक है। बैंक ब्याज दर कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है मेरे भाई? तो आपके करते हैं आरबीआई, इसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसका गठन हुआ था। पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेता है मेरे भाई? तो जो उसके मेंबर होते हैं वो इस प्रकार का निर्णय लेते हैं। सहकारी समिति के सदस्यों को ऋण की प्राप्ति किसके द्वारा होता है? तो सहकारी समिति देती है। ठीक है। अब कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? देखो, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भैया वर्ष 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी का उद्देश्य क्या होता है भाई? तो इनका एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, है ना। जितनी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां सबके सब लाभ पर ही काम करती हैं। वैश्वीकरण का विपरीत प्रभाव किस पर पड़ता है भाई? तो श्रमिक वर्ग पर। अगर जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उसमें श्रमिक वर्ग ज्यादा उत्थान नहीं कर पाते। भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसको करती है? तो पेट्रोलियम को, है ना, पेट्रोलियम को। फिर नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है भाई? तो प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1995 में की थी। डब्ल्यूटीओ की बात कर, किसकी? डब्ल्यूटीओ की बात कर रहा है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? उपभोक्ता, अगला आता है मेरे भाई आपका क्या? उपभोक्ता अधिकार आता है। क्या कह रहा है? उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहां पर जाना चाहिए? तो जो आपके उपभोक्ता केंद्र है, कंज्यूमर कोर्ट है, वहां जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब आया था मेरे भाई? तो वर्ष 1986 में आया था, है ना। और 3 स्तर की जो न्यायिक व्यवस्था, उसका न्यायिक व्यवस्था की गई थी। शहद खेते समय कौन सा निशान देखना चाहिए मेरे भाई? तो गुणवत्ता वाला एगमार्क देखना चाहिए। 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। सूचना का अधिकार मेरे भाई कब आया था? तो अक्टूबर 2005 में आया था। इस वाले क्वेश्चन को याद रख लेना, कभी कभी वो ना 2005 लिखता है, फिर लिखता है नवंबर 2005, मार्च 2005, अप्रैल 2005, अक्टूबर 2005, तो याद रखिएगा अक्टूबर 2005। फिर एगमार्क मेरे भाई किसका प्रमाणिक चिन्ह है मेरे भाई? तो खाद्य पदार्थों का। आप कहीं पर भी जाइए तो एक बार एगमार्क का चिन्ह जरूर देखिएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो भैया ये रही मेरे भैया आपकी पूरे बुलेट पॉइंट्स, और आपके दीपक भैया ने विद इन 30 मिनट्स में आपको पूरे एसएसटी का आपको बुलेट पॉइंट्स दिया है। विश्वास मानना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इसके इतर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इतना पढ़ लोगे तो तुम अपने एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू या जो तुम्हारे मैपिंग के क्वेश्चन होंगे या फिर तुम्हारे जो शॉर्ट आंसर होंगे उसको नहीं गलत करोगे। बस टाइमलाइन याद कर लेना, है ना, फैक्ट याद कर लेना और बस अपना पेपर देकर के आना। विश्वास रखना ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होगी, सबसे ज्यादा फ्रूटफुल सिद्ध होगी। अब मेरे भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने छात्रों तक, अपने भाइयों तक, अपने फ्रेंड तक पहुंचा देना ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहने वाले और आपके परीक्षा में 4 चांद लगवाने वाले हैं। पुनः मुलाकात करूंगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मस्त रहिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद।